हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वॉल्ट बाय संदीप। आज पॉलिटी फैक्ट्स की इस सीरीज़ में हम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट्स जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में, आर्टिकल्स में और शेड्यूल्स में बटा हुआ है। तो पार्ट्स पढ़ने के पीछे का मकसद ये है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में केवल ये क्वेश्चंस आते हैं कि विच पार्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट कंटेंट या व्हाट सब्जेक्ट मैटर। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट किससे रिलेट करता है। तो शुरू करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हुआ करते थे। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ था, पहली बार लागू हुआ था, तो इनिशियली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 22 पार्ट्स। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली देयर आर 25 पार्ट्स। और ये 25 पार्ट्स होने का मतलब है कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर डिलीटेड और रिपील्ड एंड सेवरल अदर्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। तो उनको भी देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स और कौन कौन से पार्ट्स जो है रिपील कर लिए गए थे, कौन से नए जोड़े गए हैं। तो सिंपली एक ओवरव्यू लेंगे। शुरू करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा इससे पहले कि हम पार्ट्स पे आएँ, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कंट्री की बात करते हैं या किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट मेक्स अ कंट्री। एक देश के क्या-क्या अंग हैं, या सोवरीन या कह लें कि किसी कंट्री या एक इंडिपेंडेंट नेशन के क्या पार्ट्स हैं। तो अ कंट्री इज़ फॉर्म्ड बाय 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। पहला होता है कि लैंड, पीपल, और तीसरा होता है गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज सोवरेनिटी। तो एक कंट्री किससे बनता है, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहली चीज़ होता है कि लैंड। अगर कंट्री है तो कंट्री के पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, है ना। टेरिटरी कहने का मतलब क्या है, तो टेरिटरी कहने का मतलब क्या है कि उसका अपना एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए जिस पे उसका अपना अधिकार हो। तो लैंड होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास पीपल होने चाहिए और एक गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सोवरेनिटी बोथ अप्लाइज इंटरनली एंड, इसका सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंस, नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी, या इंडिपेंडेंस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो किसी भी कंट्री को हम कैसे 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे किसी कंट्री को डिफाइन कर सकते हैं, लैंड, पीपल, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, दे हैव बीन कोडिफाइड, है ना। जो पार्ट्स हैं वो, इनका अरेंजमेंट जो है इसी पैटर्न पे किया गया है, अरेंज्ड ऑन दिस पैटर्न, कि सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लैंड बताता है, फिर पीपल की चर्चा करता है, उसके बाद गवर्नमेंट की चर्चा करता है, और फिर बाकी सेक्शंस के, है ना, कि गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स के रिलेशंस क्या हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इसको मैं थ्योरी क्लासेस में और एक्सपेंडेड वे में या एलेबोरेट वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स में कैसे शुरू करेंगे हम, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं, एक-एक करके देखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे कि पार्ट का सीरियल नंबर, कि पार्ट क्या है, किससे रिलेटेड है। दूसरी तरफ लिखेंगे कि कंटेंट क्या है उसका, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं, किससे रिलेटेड है वो। और तीसरी चीज़ देखेंगे कि आर्टिकल्स कौन-कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं। और अगर कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है उसमें तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट वन जो है, इट इज़ रिलेटेड विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसमें, किस आर्टिकल से कहाँ तक इसमें दिया गया है, तो याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में दिए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर देखेंगे तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं आपके, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3। 2 के तहत एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और 3 के तहत जो हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नेम्स, बाउंड्रीज, है ना, एट्सेट्रा में चेंज किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है बाई द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट को पावर्स हैं। दूसरा पार्ट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप कहने का मतलब कि नागरिकता से संबंधित है। और ये पार्ट जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में दिया गया है।
आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। तीसरा पार्ट जो है ये जुड़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स से। तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स को बताता है, मेंशन करता है कि कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, और स्टेट यानी कि सरकार उसको कैसे अप्लाई करेगी, कैसे सरकार उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच में। आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 के बीच में दिए गए हैं। उसके बाद आता है पार्ट 4। पार्ट 4 जो है रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और साथ ही साथ ये जो है नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल कहने का मतलब कि इनके बेसिस पे कोर्ट में केसेस नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट इनके बेसिस पे जो है हालांकि मतलब कि एग्जैक्टली आर्टिकल नंबर 36 कहता है कि ये जो है जस्टिसेबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं, उनको कोर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है, या कह लें कि इसेंशियल है। उसके बाद देखेंगे हम कि पार्ट 4 हो गया हमारा। पार्ट 5 पे आएंगे। पार्ट 5 जो है इट इज़ पार्ट 4A आएगा बीच में। पार्ट 4A है, जो अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बाद में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आया था। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A, और पार्ट 4A जो है ये जुड़ा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़ा हुआ है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 4A जो है इट वाज इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनको ऐड करने के लिए कौन सा कमीशन या कौन सी कमेटी बनी थी। तो एक कमेटी बनी थी जिसको हम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और कहाँ से बोरो की गई हैं, ये कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इसमें टोटल 10 ड्यूटीज़ थी, इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन आगे चल के जो है इसमें 11 ड्यूटीज़ हो गई। करेंटली जो है इसमें 11 ड्यूटीज़ हैं, और जो 11 है, 11th जो है ये 86th अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस 86th अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जो है इसको 11th ड्यूटी को जोड़ा गया था। 11th ड्यूटी है क्या? तो 11th ड्यूटी जो है ये कि गार्जियंस और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 4 पार्ट 4A हो गया। उसके बाद आता है पार्ट 5। अब पार्ट 5 जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पार्ट 5 जो है इनफैक्ट 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पार्ट 5 रिलेट किससे करता है? तो ये रिलेटेड है यूनियन गवर्नमेंट से, या द यूनियन से। इसका टाइटल है द यूनियन, और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। ये जो है 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ये रिलेटेड है द एग्जीक्यूटिव से, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कि द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। इन सब की चर्चा जो है चैप्टर 1 में किया गया है पार्ट 5 के। और चैप्टर 2 जो है रिलेटेड है पार्लियामेंट से, यानी पार्ट 5 का चैप्टर 2 है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पार्ट्स जो हैं चैप्टर में बटे हुए मिल सकते हैं। सारे पार्ट्स चैप्टर में बटे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ पार्ट्स जो हैं वो चैप्टर्स में बटे हुए हैं। और कई बार आपका एग्जामिनर या प्रीलिम्स में खास करके इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा पार्ट और कौन सा चैप्टर। तो पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें पार्लियामेंट मिलती है। चैप्टर नंबर 3 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मिलता है। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट भी कई बारी लॉ बना सकता है, कैन फ्रेम अ लॉ, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स मिलती हैं। पार्ट 4 में जो है यूनियन जुडिशरी मिलती है। यूनियन जुडिशरी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसकी पावर्स, उसका, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं ये पार्ट 4 में मिलते हैं। और उसके बाद पार्ट 5 में हमको मिलता है CAG। अच्छा, इनके अगर आर्टिकल्स देखेंगे हम, तो टोटल आर्टिकल्स जो हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 के बीच में मिलते हैं। और अगर इन पार्ट्स को हम देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 के बीच में मिलते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 के बीच में मिलते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 123 में मिलती है। यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं
ये आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में मिलते हैं, और सीएजी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 के बीच में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पार्ट 5 इज रिलेटेड विद द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी और सीएजी, ये 1 से लेके 5 चैप्टर्स के बीच में मिलते हैं, और इनके आर्टिकल्स भी इस तरीके से हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम पार्ट 6 पे। पार्ट 6 जो है वो रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से। पार्ट 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ठीक वैसे ही जैसे यूनियन गवर्नमेंट को बांटा गया है वैसे ही स्टेट्स भी जो है बटे हुए हैं। इसमें भी इनको भी जो है चैप्टर्स में बांटा गया है, और इनफैक्ट पार्ट 6 में जब हम आते हैं तो पार्ट 6 जो है ये यहाँ ऐसे लिख लेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये मिलता है हमको आर्टिकल नंबर 152, आर्टिकल नंबर 152 से लेके आर्टिकल नंबर 237 के बीच में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स। पार्ट 6 जो है ये 6 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और इन 6 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, ये जनरल कुछ एक आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, केवल एक ही आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 152, और इसमें जो है स्टेट्स की डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट क्या होगा फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस पार्ट। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूटिव की बात करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है, यानी कि गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब की जानकारी जो है आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 के बीच में चैप्टर 2 में दिया गया है। चैप्टर 3 जो है स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर कहने का मतलब कि इसमें विधानसभा की जानकारी मिलेगी हमको, लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जानकारी मिलेगी, और उनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, है ना, उनका इनके फंक्शनिंग की प्रोसीजर्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है हमको चैप्टर 3 में मिलता है। और ये चैप्टर जो है आर्टिकल नंबर 168 से लेके आर्टिकल नंबर 212 के बीच में मिलता है। उसके बाद चैप्टर 4 आता है जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर मिलता है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मिल रहा था आर्टिकल नंबर 123 में, वैसे ही लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर हमको मिलता है चैप्टर 4 पार्ट 6 में, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 213। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आर्टिकल नंबर 123 जो है प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर है, वैसे ही 213 जो है ये गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर से जुड़ा हुआ है, और इसके अधीन जो है हम ध्यान रखेंगे कि गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, कैन मेक लॉज। और उसके बाद चैप्टर 5 जो आता है वो हाई कोर्ट्स की बात करता है, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। और हाई कोर्ट्स के लिए जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 के बीच में मिलता है। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे की जो अदालतें हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 के बीच में मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा पार्ट 5 जो कि 6 चैप्टर्स में बटा हुआ है, और ये उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए। उसके बाद आता है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है ध्यान रखेंगे कि पार्ट 7 इनफैक्ट रिपील कर लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 जो है ये पहले जो है स्टेट्स इन द पार्ट बी, है ना, या जैसे आप देखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो आज के समय में जो स्टेट्स का डिवीज़न है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ऐसा शुरुआत में नहीं था। इसको भी मैं किसी फैक्चुअल में कराऊँगा कि कैसे हमारे स्टेट्स डेवलप हुए हैं और रीऑर्गेनाइज़ेशन कैसे हुआ है अलग-अलग समय पे, कौन-कौन से नए स्टेट्स बने हैं। बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि शुरुआत में जो है स्टेट्स को 4 कैटेगरीज़ में बाँटा गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ऐसे 4 कैटेगरीज़ में बाँटा गया था। और पार्ट 7 में जो है पार्ट बी के, है ना, ग्रुप बी के स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई थी। तो वो सिस्टम ही समाप्त कर दिया गया। तो इसमें बस इतना लिखेंगे कि इट वाज़ रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 1956 के माध्यम से 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से इसको हटा दिया गया। तो इसमें जो आर्टिकल है 238 ये भी रिपील कर लिया गया है, इसको भी हटा दिया गया है। इसका भी अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। तो ये पार्ट 7 हो गया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज़ से, और यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि जैसे कि आपका पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, एटसेट्रा। तो पार्ट 8 जो है ये रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज़ से। यूनियन टेरिटरीज़ कहने का मतलब कि वो
क्षेत्र या वो टेरिटरीज जो सीधा यूनियन गवर्नमेंट के अधीन आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको डायरेक्ट रूल करती है, उनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ये मिलता है हमको आर्टिकल नंबर 239 से लेके आर्टिकल नंबर 242 के बीच में। इसमें आर्टिकल नंबर 239 ए जो है ये पौंडीचेरी की विधानसभा से जुड़ा हुआ है। पौंडीचेरी से, या पौंडीचेरी अब नहीं, इसको हम पुदुचेरी कह देंगे, है ना। तो पुदुचेरी की विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुदुचेरी, ये किसके तहत बनी है, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 239 ए के तहत। और आर्टिकल नंबर 239 डबल ए, है ना, ए, ये 69th अमेंडमेंट के माध्यम से आया था। इसके तहत जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली या स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, ये किया गया था। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे आर्टिकल नंबर 239 ए के माध्यम से। 69th अमेंडमेंट मैं आर्टिकल्स कराऊंगा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी होंगे हमारे। उसके बाद आते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 जो है ये रिलेटेड है विलेज पंचायत से, या सिंपली जिनको हम कह सकते हैं कि ये पंचायत से रिलेटेड है। और ये जो है हमको मिलता है आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 ओ के बीच में। तो 243 से लेके 243 ओ के बीच में पंचायत मिलते हैं। और 9th पार्ट जो है ये 73rd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 73rd अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने शेड्यूल्स में पढ़ा था कि इसमें जो है शेड्यूल नंबर 11 अप्लाई होता है। शेड्यूल नंबर 11 में पंचायत के लिए उनके लेजिस्लेटिव मैटर्स जो हैं डिफाइन किए गए हैं, या आइटम्स जो उनके कंट्रोल में रहेंगे, सब्जेक्ट्स, वो डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल नंबर 11 में। और कुल कितने सब्जेक्ट्स थे, तो 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पंचायतों को दिए गए हैं। ये चीज़ देखी थी हम लोगों ने। उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा पार्ट 9A। पार्ट 9A जो है ये जुड़ा हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज़ से। म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि जिनको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं, इनसे जुड़ा हुआ है। और इसमें आर्टिकल्स मिलते हैं आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 जी के बीच में मिलते हैं। और ये भी जो है ये 74th अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसमें नगरों के प्रशासन की बात की गई है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का मेंशन किया गया है, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की कैसे, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे वो चलाए जाएंगे, या कैसे उनके इलेक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट 9A में दिया गया है। अब पार्ट 9B आता है। उसके बाद पार्ट 9B ये जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़ा हुआ है। और ये सेक्शन जो है, ये पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो, ये इसके लिए आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल नंबर 243 से लेके आर्टिकल नंबर 243 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं ये जोड़े गए हैं 97th अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से। और ये रिलेटेड किससे हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि शुरुआत में हमने कहा कि किसी भी कंट्री के 4 पार्ट्स होते हैं, लैंड, पीपल, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी ढर्रे पे, या कह लें कि इसी बेसिस पे अरेंज किया गया है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लैंड की चर्चा करते हैं। लैंड मतलब कि टेरिटरी क्या है हमारे देश की, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम पीपल की चर्चा करते हैं। पीपल में पहले हम देखते हैं कि सिटीजनशिप है ना, कि कौन से लोग हमारे सिटीजन्स हैं, कौन लोग नहीं हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके लिए सरकार क्या-क्या करेगी, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं हमको। उसके बाद देखते हैं कि इन लोगों के, यानी कि पीपल के फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, है ना, अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति। तो ये सारा, ये सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 2 से लेके, पार्ट 2 से लेके पार्ट 4A तक, ये पीपल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट की। और जब गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमको यूनियन गवर्नमेंट देखना होता है। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। उसके बाद जो है हम यूनियन टेरिटरीज़ देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं पार्ट 9 और पार्ट 9A और पार्ट 9B में। और उसके बाद एक लास्ट पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो मिलता है हमको पार्ट 10 में। पार्ट 10 जो है रिलेटेड है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ से, कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये हमें ये जानकारी मिलती है पार्ट 10 में। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 244 से लेके 244A के बीच में 2 आर्टिकल्स जो हैं पार्ट 10 में हमें मिलते हैं, है ना, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड। उसके बाद बारी आती है पार्ट 11 की। पार्ट 11 ये जुड़ा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशंस से, सेंटर स्टेट
रिलेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध जिनको हम कहते हैं। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है, ये आर्टिकल नंबर 245 से लेकर आर्टिकल नंबर 263 के बीच में मिलता है। और ध्यान रखेंगे कि ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यानी पार्ट 11 जो है, ये 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है, 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें से चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 ये लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करता है, या सेंटर और स्टेट के बीच की लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करता है। और लेजिस्लेटिव रिलेशंस कहने का मतलब कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। ऐसे ही चैप्टर 2 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के पावर्स क्या-क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस से जुड़ा हुआ है। और ये हमको मिलता है आर्टिकल नंबर 256 से लेके आर्टिकल नंबर 263 में। और इसी में क्लास देखने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 262 किससे जुड़े हुए हैं और आर्टिकल नंबर 263 किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बारी आती है पार्ट 12 की। पार्ट 12 जो है ये फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात करता है ना। तो पार्ट 12 जो है ये रिलेटेड है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। तो पार्ट 12 जो है ये फाइनेंशियल रिलेशंस बताता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में। और इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से मिलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 264 से लेके आर्टिकल नंबर 300 ए के बीच में, है ना, आर्टिकल्स जो है प्रोविजंस हमको मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 300 ए। अब इसी में ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 300 ए जो है ना, ये राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ना, जो कि अब एक लीगल राइट है। पहले ये जो है एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 के तहत। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि चैप्टर पार्ट 12 जो है ये भी कुल 4 चैप्टर्स में बटा हुआ है। इसमें 4 चैप्टर्स दिखाई पड़ते हैं हमको, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से। और इसमें हमें आर्टिकल्स मिलते हैं आर्टिकल नंबर 264 से लेके आर्टिकल नंबर 291 के बीच में। इसी में हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है। इसी के तहत जो है फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है एवरी 5 ईयर्स पे, फाइनेंस कमीशन। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनता है कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है, तो आप बताओगे कि आर्टिकल नंबर 280 के तहत। उसके बाद हम देखेंगे कि चैप्टर 2 जो है वो बोरोइंग से जुड़ा हुआ है, कि उधार लेने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर होगा, कौन उधार ले सकता है नेशनली, इंटरनेशनली, है ना। और इससे जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं 292 से लेके 293, 2 आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं। उसके बाद चैप्टर 3 आता है जिसमें प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, राइट्स की बात आती है ना, राइट्स की बात आती है, लायबिलिटीज़ की बात आती है, ऑब्लिगेशंस की बात आती है, और सूट्स की बात आती है। लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, क्लियर है। तो ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको चैप्टर 3 में मिलती हैं, और आर्टिकल नंबर 294 से लेके आर्टिकल नंबर 300 के बीच में आती हैं। और चैप्टर 4 में जो है राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है, जो कोई जिसमें से केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 300 ए। तो ये हमारा पार्ट 12 हो गया, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की जानकारी दी गई है। अब इसी में मान लीजिए कि आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि जीएसटी काउंसिल ये किस आर्टिकल के तहत बनाई गई है और किस चैप्टर में होगी, पार्ट 12 के। पार्ट 12 में होगा, ये तो क्लियर है, किस चैप्टर में होगा और किस आर्टिकल के तहत होगा, तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट 13 जो है ये जुड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और पार्ट 13 जो है वो जुड़ा हुआ है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर स्टेट वाइज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, है ना, इन सब से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये पार्ट 13 में दिए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर यूपी में बनने वाला कोई सामान बिहार में बेचा जाए, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शंस बिहार में लगाए जा सकते हैं,
ट्रेड करने पे से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाए जा सकते हैं क्या? तो इस तरीके के जो प्रोविज़न्स हैं वो पार्ट 13 में मिलेंगे। उसके बाद बारी आती है पार्ट 13 के बाद अ, उसके बाद बारी आती है पार्ट 14 की। अब पार्ट 14 जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 14 जो है रिलेटेड है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन एंड द स्टेट्स। और इसमें आर्टिकल्स कौन-कौन से मिलते हैं? तो इसमें जो है आर्टिकल नंबर 308 से लेके आर्टिकल नंबर 323 के बीच के आर्टिकल्स मिलते हैं। और ये भी वंस अगेन जो है 2 चैप्टर्स में बँटा हुआ है। पार्ट 14 जो है 2 चैप्टर्स में बँटा हुआ है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है ये सर्विसेज़ से जुड़ा हुआ है कि कौन-कौन सी सर्विसेज होंगी, कैसे बनाई जाएँगी, उनके रिमूवल, अपॉइंटमेंट, इनसे रिलेटेड क्या-क्या रूल्स होंगे। ये सब आर्टिकल नंबर 308 से लेके 314 के बीच में दिया गया है। और जो दूसरा चैप्टर है वो जुड़ा हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन से। पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 315 से लेके 315 से लेके 323 के बीच के आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन सब की जानकारी जो है चैप्टर 2 और पार्ट 14 दिया गया है। इसके अलावा जो है एक नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पार्ट 14A। पार्ट 14A। अब इसके आगे ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आया होगा। तो सवाल ये बनता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इस पार्ट को जोड़ा गया था। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो पार्ट 14A में जो है ट्रिब्यूनल्स दी गई हैं। ट्रिब्यूनल्स कहने का मतलब जिनको हम अधिकरण कहते हैं, है ना? या क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, जिनका काम क्या होता है? तो जैसे कि किसी दिए गए स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड ऑर्गेनाइज की जाने वाली कोर्ट्स होती हैं, जो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हों, है ना? तो इसमें कौन-कौन से आर्टिकल्स होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 323A से लेके 323B 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं पार्ट 14A में एंड दे आर रिलेटेड विद द ट्रिब्यूनल्स, है ना? फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद बारी आती है पार्ट 15 की। पार्ट 15 बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो है पार्ट 15 जुड़ा हुआ है इलेक्शन से। पार्ट 15 इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्शंस और इसमें आर्टिकल्स मिलते हैं आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329A के बीच में। इसी में अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ये किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया है, तो हम क्या बताएंगे कि ये जो है आर्टिकल नंबर 324 के तहत बनाया गया है। इसी में अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो ये आर्टिकल नंबर 326 के तहत मिलता है। तो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिन पे सवाल बनते हैं, वो हमें पार्ट 15 में मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है पार्ट 16 की। पार्ट 16 जो है इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस दिए गए हैं। पार्ट 16 इसमें जो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस दिए गए हैं, है ना? रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस यानी कि कुछ वर्ग जो हैं अपने सोसाइटी के कुछ क्लासेस जैसे कि SC ST, है ना, वुमेन, तो इन अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन, है ना, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा इससे रिलेटेड। ये हमें आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342 के बीच में मिलते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330। इसके तहत आप देखते हो कि लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है किसको? तो SC एंड ST को, है ना? SC ST रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 330 के तहत। और इसी में द कॉन्स्टिट्यूशन का 106th अमेंडमेंट ये 2023 में आया था। इसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 330A जोड़ा गया था। इसमें वुमेन के लिए भी 1/3 रिजर्वेशन जो है किया गया है, 1/3 रिजर्वेशन किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 332। सेम वही प्रोविज़न जो आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा के लिए करता है, वही सेम प्रोविज़न जो है 332 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए करता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ करने का मतलब क्या हुआ कि राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उसमें SC ST रिजर्वेशन, है ना, 1/3 या उनके, है ना, पॉपुलेशन के उसमें, है ना, कुछ सीट्स रिजर्व करने का जो है
इसमें आर्टिकल नंबर 332 में मिलता है। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 332 ए। ये वंस अगेन 106th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और इसमें वंस अगेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो है इंश्योर किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सर्टेन प्रोविजंस फॉर स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस, ये हमको पार्ट 16 में मिलते हैं। इसी में आप देखोगे कि जैसे 330 है, ये मैं आर्टिकल से पढ़ाऊंगा। 331 में जो है एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन मिलता है। 333 में एंग्लो इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है रिजर्वेशन मिलता था, अब नहीं मिलता न लोकसभा में न लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। वो प्रोविजन 2019 के 104th अमेंडमेंट एक्ट से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आएंगे उसके बाद हम पार्ट 16 के बाद हमको मिलेगा पार्ट 17। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 ये जोड़ा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ है या ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। और इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो 343 से लेकर 351। इसमें जो है हम भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, है ना, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे एप्लीकेशन होगा, और मदर टंग से रिलेटेड, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अगर कोई लैंग्वेज है अपनी तो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ये सारे प्रोविजंस जो हैं इसी पार्ट में किए गए हैं, पार्ट 17 में किए गए हैं। उसके बाद बारी आती है पार्ट 18 की। पार्ट 18 जो है जुड़ा हुआ है इमरजेंसी प्रोविजन से। इमरजेंसी प्रोविजन से आपको देखो इसमें करना क्या है कि पार्ट्स और उनका सब्जेक्ट मैटर, ये फॉरमोस्ट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा डिस्कशन है वो हम लोग फर्दर क्लासेस में कवर करते हुए चलेंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये किस आर्टिकल से कहाँ तक आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 के बीच में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद इसमें आप जानते हैं कि 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी इन स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद बारी आती है पार्ट 19 की। पार्ट 19 जो है मिसलेनियस से जुड़ा हुआ है। मिसलेनियस कहने का मतलब कि इसमें विविध प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं दिया गया है ना। कि जैसे कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रोसीडिंग्स हैं, उनका पब्लिकेशन कैसे होगा, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इस तरीके के आर्टिकल्स है ना। या जैसे कि आर्टिकल नंबर 361 दिया गया है, जिसके तहत अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट उनके ऑफिस के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान, है ना, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, दे कैन नॉट बी देयर कैन नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं ये सब मिसलेनियस में दिए गए हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आर्टिकल नंबर 361 से लेकर 367 के बीच में दिया गया है। उसके बाद बारी आती है पार्ट 22 की, पार्ट 20 की। पार्ट 20 जो है ये रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि आपसे एक सवाल किया जाए कि ये जो अमेंडिंग प्रोसीजर है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो उसका जवाब दीजिएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। तो आसान है, ध्यान रखेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। उसके बाद बारी आती है पार्ट 21 की। अब पार्ट 21 जो है ये रिलेटेड है कि टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो टेम्परेरी थे, जो केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाए गए थे, जो ट्रांजिशनल थे कि भारत आज़ाद हुआ और एक है ना, एक नए मॉडर्न पॉलिटिकल नेशन के रूप में डेवलपमेंट के दौरान, कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा तो टाइम लगेगा ना चीज़ों में बदलने में, तो कुछ टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो उस समय किए गए, कुछ स्टेट्स को स्पेशल है ना स्टेटस दिया गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल पार्ट 21 में मिलता है। और ये जो है आर्टिकल नंबर 369 से लेके 392 के बीच में मिलता है। इसी में आप देखेंगे कि जैसे आर्टिकल नंबर 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ एक स्टेट्स को, जैसे कि 371A के तहत नागालैंड को, 371B के तहत असम को, उसके बाद C के तहत मणिपुर को, D में आंध्र प्रदेश को, E में वंस अगेन है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोविज़न किया गया है आंध्र प्रदेश में, F में जो है सिक्किम का को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, G के तहत मिज़ोरम, H के तहत अरुणाचल प्रदेश, I के तहत गोवा, J के तहत कर्नाटका, है ना। तो इस तरीके से स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। इसी में आप देखोगे कि एक स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल नंबर 370 के तहत किया गया था रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था
और इस स्पेशल स्टेटस को राष्ट्रपति के एक प्रोक्लेमेशन या कह लें कि एक ऑर्डर के द्वारा लागू किया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 35A, है ना? तो उसको जो है अभी रिपील कर लिया गया 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज़ किया गया, उसका एक स्टेट होने का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया। अब उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एंड इट हैज़ बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 यूनियन टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लास्ट पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट 22 कहेंगे। पार्ट 22 जो है इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला तो शॉर्ट टाइटल दिया गया है। तीसरा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट, कि कब कमेंस होगा, कब इसकी शुरुआत होगी। अब जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कमेंस कब हुआ, शुरू कब हुआ, ये लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो उसी कमेंसमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें दिया गया है। और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट्स होंगे, है ना, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 में दी गई हैं। अब अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा, और तो इंग्लिश वर्जन को जो है हम नॉर्मली जो है बेसिक वर्जन मानते हैं, कि जब हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में अगर कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हम इंग्लिश वर्जन वाले को ही कंसिडर करेंगे, है ना? लेकिन आर्टिकल नंबर 394A जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन जो है, और उसमें समय समय पे जो मॉडिफिकेशंस होंगे उनको जारी करता रहेगा। ये मिलता है हमको आर्टिकल नंबर 393 से लेकर 395 के बीच में। तो इस तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये उसके पार्ट्स हुए और किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो ये आज का हमारा ओवरव्यू था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको रिवाइज़ करिएगा, और चाहें तो एक पन्ने पे लिख के कहीं चिपका सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप इसको बार-बार देखते रहें और ये हमेशा नज़रों के सामने रहे, आसानी से याद हो जाए। क्लियर है? चलिए, क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए उत्साह बढ़ाते रहिए हमारा। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू वंस अगेन, फिर मिलते हैं।